हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 25 जनवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ बैलिस्टिक मिसाइल एंड अ क्रूज मिसाइल। सो यहाँ पे प्राइमरी डिफरेंस क्या है बैलिस्टिक मिसाइल में एंड क्रूज मिसाइल में। सो अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल फॉलोज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, वाइल क्रूज मिसाइल जो होती है इज गाइडेड थ्रू आउट इट्स फ्लाइट। सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द आयरन एज। सो आयरन एज से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, हमने यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है द ट्रांजिशन फ्रॉम द ब्रॉन्ज एज टू द आयरन एज इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ आयरन चैरियट्स। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज जो ट्रांजिशन है ब्रॉन्ज एज टू द आयरन एज इंडिया में, तो ये बेसिकली पहले आयरन प्लोज होते थे, देन ये फिर आयरन टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे, तो ये आयरन चैरियट्स नहीं होगा, आयरन टूल्स होगा। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट जो है हमारी इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है द वैदिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद द अर्ली आयरन एज इन इंडिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, जो वैदिक कल्चर है वो अर्ली आयरन एज था। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द आयरन एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है बिकॉज जो बाइजेंटाइन एम्पायर है ये आयरन एज के, जब आयरन एज डेवलप हुआ उसके काफ़ी बाद जो है बाइजेंटाइन एम्पायर देखने को मिलती है। दैट्स वाई स्टेटमेंट थर्ड जो है ये भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारी एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो इज सेकंड। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा हमारा ओनली 1। सो ओनली 1 जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। सो किन किन फैक्टर्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। सो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स फर्स्ट चीज़ क्या कि ये बेसिकली जो ये डेवलप्ड किया जाता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, इसको कौन डेवलप करता है, ये कहता है नीति आयोग। सो नीति आयोग डेवलप करता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स टू असेस द फिजिकल हेल्थ ऑफ इंडियन स्टेट्स। देन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो ये इंडेक्स है ये इवेलुएट किया जाता है वेरियस क्राइटेरिया पे सच एज डेट सस्टेनेबिलिटी, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। सो यहाँ पे जो फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं होगा, बाकी ये 3 जो होता है डेट सस्टेनेबिलिटी, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, ये तीनों होगा। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे कि कौन से फैक्टर्स किन फैक्टर्स पे कैलकुलेट किया जाता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, तो ये 3 फैक्टर हैं डेट सस्टेनेबिलिटी, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, 3 से ही हमारे पास। सो जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, 3 एंड 4। सो ओनली 3 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 3। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। सो रिपब्लिक डे से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 मार्किंग इंडियाज ट्रांजिशन टू अ रिपब्लिक। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड विद द कन्फर्मेंट ऑफ सिविलियन अवार्ड्स लाइक पद्मा अवार्ड्स एंड भारत रत्न। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस आर कंक्लूडेड विद द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हेल्ड ऑन 27 जनवरी एवरी ईयर। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज जो ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है ये सही बात है कि मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे फेस्टिविटीज़, बट ये 27 जनवरी को नहीं होता, ये एवरी ईयर कब होता है 29 जनवरी, ना कि 27 जनवरी। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट है द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2024 विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। सो ये 2024 में जो थे जो हमारे 2024 में चीफ गेस्ट जो थे रिपब्लिक डे पे वो मैनुअल मैक्रोन थे फ्रेंच प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, जो चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पे 2024 में थे। सो 2024 में कौन थे, 75th रिपब्लिक डे था और इस पे चीफ गेस्ट थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। एंड 2025 की अगर हम बात करें 2025 इस साल जो हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं वो कौन है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रेबोवो सुबियांटो। सो प्रेबोवो सुबियांटो ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हैं जो कि चीफ गेस्ट होंगे 2025 में। यहाँ क्या कह रहे हैं, जो 2024 में रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे वो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी जो होगी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकंड भी करेक्ट है एंड फर्स्ट भी करेक्ट है, तो आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे होगा ओनली 3। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं
3 स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट थी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे भी हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है द दिल्ली असेंबली हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर हम दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली जो है क्या है, दिल्ली एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेटिव असेंबली। सो यहाँ पे जो है बट कुछ चीज़ें हैं, जैसे अब यूनियन टेरिटरीज कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट बना सकती है जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, जिन यूनियन टेरिटरीज के पास। बट यहाँ पे दिल्ली के लिए जो है स्पेशल केस है। दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो जैसे लैंड हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गई, तो इन सब सब्जेक्ट्स पे जो है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बनाएगी, तो ये राइट दिल्ली गवर्नमेंट का नहीं है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगी ये इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है ये पावर है कि वो लेजिस्लेट कर सकें ऑन ऑल सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून नहीं बना सकती, ये पावर नहीं है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को। देन यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट इनकरेक्ट हो गई। सेकंड है द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इन दिल्ली वॉज फिक्स्ड एट 70 आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 2। करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 2, बिकॉज ये सेकंड वाला जो है स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबका ईयर देख रहे हैं, एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब किया था? एडॉप्ट किया है हमने 26 नवंबर 1949। सो 1949 में 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एन एक्ट याद रखना है आपको, 26 जनवरी 1950 को एन एक्ट हुआ था, और यहाँ पे अडॉप्शन की बात हो रही है, तो अडॉप्ट कब किया है? 26 नवंबर 1949। सो फर्स्ट हो गया 1949। देन सेकंड अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट टाइम जब मीट की थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। थर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 को एस्टैब्लिश हुई थी, उसके बाद फर्स्ट मीटिंग हुई थी। एंड यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। सो अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी कब अपॉइंट की गई थी? ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये अपॉइंट की गई थी। सो यहाँ पे हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो फर्स्ट जो है ये हो गया हमारा 1949, 26 नवंबर 1949 फर्स्ट मीटिंग हुई थी। 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इस्टेब्लिश हुई थी 1946 में। ड्राफ्टिंग कमेटी 1947, 29 अगस्त 1947। सो यहाँ पे जो हमारा सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा वो थर्ड होगा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इस्टेब्लिश हुई, फिर फर्स्ट मीटिंग हुई 3-2, देन जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको अपॉइंट किया गया 3-2-4, एंड लास्ट में जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया तो हमने इसको अडॉप्ट किया, यानी कि 3-2-4 एंड 1। सो जो राइट सीक्वेंस होगा वो होगा 3-2-4 एंड 1। सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3-2-4 एंड 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो ADHD से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट 1 है ADHD इज कैरेक्टराइज्ड बाय पर्सिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी दैट कैन इम्पैक्ट डेली फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ अ चाइल्डहुड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स चिल्ड्रन ओनली एंड रिजॉल्व ऑन इट्स ओन बाय अडल्टहुड। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ऐसा नहीं है, ये डिसऑर्डर चाइल्डहुड डिसऑर्डर होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सिर्फ चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, ऐसी चीज़ नहीं है। ये हमें बहुत सारे एडोलसेंस में एंड अडल्टहुड में भी जो लोग होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि खुद ही रिजॉल्व हो जाती है अडल्टहुड में, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1। सो ओनली 1 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISRO's NVS-01 and NVS-02 are a series of satellites primarily designed for. So NVS-01 and NVS-02 को डिज़ाइन किस लिए किया गया था? ये बेसिकली नेविगेशन एंड पोजिशनिंग। सो नेविगेशन एंड पोजिशनिंग इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट विल बी होस्टेड बाय। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट जो है इसे कौन होस्ट करेगा, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इसको होस्ट करेगी फ्रांस। सो फ्रांस जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। Option D is the right answer, France. The next question is consider the following countries. How many of the above countries border the Gulf of Mexico? So Gulf of Mexico जैसे
अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे नॉर्दर्न पार्ट है कनाडा, देन यूएसए, देन यहाँ पे है मेक्सिको एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको की बात करें तो ये ऐसे इस तरीके से मैप है। यूएसए एंड मेक्सिको जो होगा ये यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा यूएसए एंड मेक्सिको। कोस्टा रिका एंड पनामा जो है नहीं होगा, ये साउथ में हो जाता है, गल्फ ऑफ मेक्सिको के बहुत साउथ में है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा यूएसए एंड मेक्सिको। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2। ऑप्शन बी जो होगा ये राइट आंसर होगा। एक बार आप लोग इसको मैप पे देख लीजिएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।